हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, कार्बन और इसके यौगिकों की हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर 4 में। तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ ली थी। अपने लास्ट सेशन में हमने हाइड्रोकार्बन्स की बात की थी कि हाइड्रोकार्बन्स आपके क्या होते हैं, जहां कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। इसमें हमने अलग अलग टाइप्स देखे और हमने क्या कहा कि हाइड्रोकार्बन्स को अलग अलग तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। आपका पहला आता है एलिफेटिक या एसाइक्लिक, या जिसको ओपन चेन भी आप कहते हैं। दूसरा एलिसाइक्लिक आता है, या जिसको आप क्या कहते हैं, साइक्लिक भी कहते हैं, चक्रीय, जिसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एलिफेटिक दो में डिवाइड हो जाता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और आपका एलिसाइक्लिक या साइक्लिक जिन्हें कह रहे हैं, वो आपका होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, होमोसाइक्लिक में आपके एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक आते हैं। आपके हेट्रोसाइक्लिक में अलग अलग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं। सैचुरेटेड में आपके सिंगल बॉन्ड वाले ओपन चेन कंपाउंड आते हैं, वहीं अनसैचुरेटेड में आपके क्या आते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के ओपन चेन कंपाउंड्स। ये हम आप लोगों ने देखा था। वहीं फिर हमने एलिफेटिक और ओपन चेन को पढ़ा था। हमने अनसैचुरेटेड में दो टाइप्स देखे थे, एक आपका एल्कीन था डबल बॉन्ड और एक आपका क्या था, एल्काइन था ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इस तरह से हमने अलग अलग डिफरेंसेस देखे थे। ओके, तो इतना होपफुली आपको लास्ट सेशन में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमने जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर देखे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि वहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स समान हो, लेकिन आपका जो बनने वाला स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग आएगा। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं समावयवता या आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या बताता है, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी कि आपका कोई भी यौगिक, ठीक है, कंपाउंड में क्या होंगे, आपके दो यौगिकों को कंपेयर किया जाएगा और उनमें नंबर ऑफ एटम्स, किसके एटम, जो जो तत्व उसको बनाने में लगे हुए हैं उन सबके एटम यानी परमाणु समान होंगे। लेकिन जब आप उसको स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स लेकर आप यहाँ पर चलेंगे, इस प्रकार के कंपाउंड चलेंगे लेकर के, और उनमें आप क्या देखते हैं, उनमें इस प्रकार का गुण देखा जाता है कि उनके अणुसूत्र यानी कि आपका क्या कह रहे हैं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से निकला हुआ क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम समान है, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट है। इसी को आपकी क्या कहा जाता है, समावयवता या आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर मास, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है, अलग अलग है। एंड प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स। ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे वो एक दूसरे को क्या कहे जाते हैं, आइसोमर्स कहे जाते हैं। एंड दिस फेनोमेनन, और इस गुण को क्या कहा जाता है, उसका आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता कहा जाता है। तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र यानी एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स उसमें समान है, लेकिन उसमें उपस्थित समूहों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, जिससे उनके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, तो इतना आपको होपफुली आइसोमेरिज्म में समझ में आ गया होगा कि आइसोमेरिज्म क्या कह रही है, अणुसूत्र समान है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एक समान है, लेकिन जब हम उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है। ओके, चलिए, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। ओके,
तो यहाँ पर बच्चों जब हम समावयवता की बात करते हैं तो समावयवता कई प्रकार से आप लोग देखते हैं, ठीक है। कभी कभी सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस के कारण आपकी समावयवता आती है, कभी कभी सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस के कारण आती है। ज्यामितीय समावयवता की बात करते हैं आप, या आप क्या देखते हैं कि जैसे मिरर इमेजेस होते हैं तो वो भी समावयवता का एक टाइप होता है। तो इस प्रकार, लेकिन आपके जो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं वो कई तरह की समावयवता पढ़ने को आपको मिलेगी, ठीक है। अभी आपके कोर्स में सिर्फ समावयवता का एक पॉइंट दिया गया है जो कि आपका क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, यानी कि संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता आपकी क्या कहती है कि अणुसूत्र उनके समान है, ठीक है, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर किसी तरह से अलग हो रहे हैं। और जब कहीं भी आपको किसी भी यौगिक में स्ट्रक्चर अलग दिखते हैं, तो जब आपको स्ट्रक्चर अलग मिलते हैं दैट मीन्स कि वो यौगिक ही अलग है। अणुसूत्र तो उनका एक है, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स वहां पर समान हो रहे हैं, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं कि यौगिक का नाम अलग हो गया है दैट मीन्स कि वो कंपाउंड डिफरेंट हो गया है। तो कंपाउंड के अलग होने से उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो संरचनात्मक समावयवता कहती है कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। जितने भी तत्व उस यौगिक में हैं या जितने भी तत्वों के परमाणु उस यौगिक में हैं उनकी संख्याएं समान हैं, जितने जितने एटम्स जुड़ रहे हैं वो समान होंगे, लेकिन उनका अरेंजमेंट वहां पर चेंज हो जाएगा, ओके। इसको एग्जांपल से समझेंगे, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ओके। तो ऐसे जो आपके आइसोमर्स बनेंगे, ऐसे आपके दो अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे तो उनको आइसोमर कहा जाता है। और कैसे आइसोमर कहा जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहा जाएगा। एग्जाम्पल, आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का आइसोमर देखते हैं। तो ब्यूटेन आपका क्या होता है, C4H10 होता है, ठीक है, C4H10। तो कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है। चार कार्बन हो गए ब्यूटेन में, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 10। ये आपके क्या हो गया, ब्यूटेन का एक मॉलिक्यूल हो गया, ये अब ब्यूटेन है, ठीक है। इसका हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएंगे जिसमें कार्बन 4 ही होंगे, हाइड्रोजन भी 10 ही होंगे, लेकिन वो कंपाउंड दूसरा होगा। चलिए बनाते हैं। कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हो गए। स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। चलिए, तो कितने कार्बन हो गए, कार्बन आपके 1 2 3 और 4, 4 कार्बन हो गए। C4H10, 10 की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 10, ओके। तो C4H10 इसके लिए भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C4H10 इसके लिए भी है। डिफरेंस ये है कि ये आपका ब्यूटेन है और इसको जो कि दूसरा आपका है इसको आपका क्या कहा जाता है, आइसोब्यूटेन कहा जाता है। ये क्लियर है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी आपके कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि ये कार्बन 2 ही कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है। इस कार्बन की बात करेंगे तो ये एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, और इस लास्ट कार्बन की बात करेंगे तो ये भी एक ही कार्बन से जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन, ये 3 कार्बन तो एक ही कार्बन से जुड़ रहे हैं, लेकिन जो सेंटर का आपका एक कार्बन है ये 3 जगह से कार्बन की बॉन्डिंग करता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, आइसो कहा गया है, ठीक है। तो आइसोब्यूटेन, तो ब्यूटेन का जो आइसोमर होगा वो क्या होगा, आइसोब्यूटेन होगा,
ठीक है। और कैसा आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर, यानी कि संरचनात्मक आपका समावयवी क्या होगा? ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन हो जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिलता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में? कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, जो आपका क्या कह रहे हैं आप कि कार्बन यहाँ भी आपके 4 ही हैं, यहाँ भी 4 ही हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन की एटम्स की बात करें तो वो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, लेकिन डिफरेंस किस में आ रहा है? जब हम दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से कंपाउंड आपके क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। ओके, तो होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट करेंगे, फिर अपना नेक्स्ट हम देखेंगे। ओके, चलिए, तो स्ट्रक्चरल समावयवता आपको समझ में आ गई है कि स्ट्रक्चरल समावयवता क्या होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। ठीक है, आपकी समजातीय श्रेणी किसे कहा जाता है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप and chemical properties and successive members differ by a CH2 unit or 14 mass units are known as homologous series। क्या कहा जा रहा है कि आपका होमोलोगस सीरीज क्या है? यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला है। कार्बनिक यौगिक, वहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखा हुआ है, कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन से बने हुए जो यौगिक है। ओके, तो उनकी एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप, वो क्या करेगा? उसको सब्स्टिट्यूट करेगा वहां पर, या आप क्या कहते हैं उसको, आपके वहां पर सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज और सक्सेसिव मेंबर में क्या होगा? डिफरेंस आएगा। और किसका डिफरेंस आएगा? एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। तो उसको आपका क्या कहा जाता है? होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। ओके, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? द सक्सेसिव मेंबर इन होमोलोगस सीरीज डिफर बाय अ CH2 यूनिट और 14 मास यूनिट। 14 मास यूनिट से क्या समझ में आता है? कार्बन के 12 एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का कितना है? 1, और 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, तो 2 + 12 कितना हो जाएगा? 14। तो इसीलिए 14 मास यूनिट का डिफरेंस आएगा। एंड मेंबर्स ऑफ गिवन होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। उसी एक ही जब समजातीय श्रेणी की बात करेंगे हम, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? आपके समान होंगे। ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ही सजातीय जो आपके क्या पाए जाएंगे? होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स पाए जाएंगे, उनमें आपका क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि रासायनिक जो उनके गुण होंगे वो क्या होंगे? एक समान होंगे। तो ये हमारी क्या है? समजातीय श्रेणी है। होपफुली समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसे नोट करेंगे आप लोग। ओके, चलिए, तो हम क्या ले लेते हैं? हम ले लेते हैं एग्जाम्पल आपके सजातीय श्रेणी के। ठीक है, सजातीय श्रेणी में डिफरेंस किसका है? एक CH2 यूनिट का है सिर्फ, यानी आपके एक CH2 यूनिट का जहां पर डिफरेंस आ रहा है, बाकी प्रॉपर्टीज लगभग समान होंगी या केमिकल प्रॉपर्टीज समान होंगी। तो पहले बात करते हैं आपके एल्केन की। ठीक है, एल्केन में आपका क्या आएंगे? सबसे पहले आता है मीथेन। मीथेन क्या होता है आपका? मीथेन होता है CH4। ठीक है, एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं। और इसके बाद इसका होमोलोगस सीरीज अगर हम बनाएंगे तो मीथेन के बाद आपका क्या आएगा? इथेन आएगा, जो क्या कहता है कि C2H6। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस किसका आया? एक CH2 यूनिट का आया। ठीक है, तो यानी ये दोनों मीथेन और इथेन किसके पार्ट हो जाएंगे? होमोलोगस सीरीज के। इसके बाद C2H6 से C3H
8। ठीक है, तो जब इन दोनों में डिफरेंस देखा जाएगा तो उसमें भी एक CH2 यूनिट का आएगा। फिर C4H10 ब्यूटेन, इन दोनों में भी एक CH2 यूनिट का डिफरेंस। C5H12 एक CH2 यूनिट का डिफरेंस। C6H14 एक CH2 यूनिट का डिफरेंस। तो इस तरह से ये एक क्या है, ये एक होमोलोगस सीरीज है जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोकार्बन इनको कहा जाएगा। हाइड्रोकार्बन में ही हम ये सब पढ़ रहे हैं। और ये क्या है, एल्केन इनको कहा जाता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनते हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आपका पेंटेन और हेक्सेन। तो सब में क्या है, एक CH2 यूनिट का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और यही हमने कहा था कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इनमें समान है। यहाँ पर आपके सारे सिंगल बॉन्ड मिल रहे हैं और सारे हाइड्रोकार्बन। और हमने क्या कहा, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, इनमें समान होंगी। एंड सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय, जो इसके सक्सेसिव मेंबर्स हैं, एक के बाद एक जो मेंबर आ रहे हैं, इनमें डिफरेंस किस चीज का है, एक CH2 यूनिट का है। ठीक है, यानी अगर मीथेन और इथेन में जनरल आप डिफरेंस देखेंगे तो एक कार्बन इथेन में आपके ज्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, तो एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है, जिसको आप क्या कह रहे हैं, 14 मास यूनिट का। अगर इसका आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे और इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो दोनों में डिफरेंस किसका आएगा, 14 मास यूनिट का आएगा। ओके, तो इतना होपफुली आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से ये सीरीज नोट करेंगे, फिर एक और हम फंक्शनल ग्रुप के साथ सीरीज देखते हैं जिसमें हम डिफरेंस पता करेंगे। ओके, चलिए, तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। एक और ले लेते हैं अल्कोहल का। एक होमोलोगस सीरीज किसकी ले लेते हैं, अल्कोहल की ले लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। ओके, OH फंक्शनल ग्रुप आता है। सबसे पहले आता है आपका CH3OH। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, मीथेनॉल। इसके बाद आपका आता है C2H5OH, इथेनॉल। ठीक है, फिर आता है आपका C3H7OH। ठीक है, फिर आता है आपका C4H9OH। तो ये सारे क्या हैं आपके, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इनमें डिफरेंस देखेंगे, एक CH2 यूनिट का, इन दोनों में एक CH2 यूनिट का, इन दोनों में एक CH2 यूनिट का। ठीक है, तो ये एक और होमोलोगस सीरीज हो गई किसकी, अल्कोहल ग्रुप की, जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो सब जगह समान है। OH फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी वजह से ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी समान होंगी। अल्कोहल के होने की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, वो मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस के कारण होती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो संगत आपके क्या आते हैं, दो एक के बाद एक जो आपका कंपाउंड आते हैं एक ही होमोलोगस सीरीज के, तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है हमें प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो उतना आपको पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। हम होमोलोगस सीरीज पढ़ रहे थे, यानी समजातीय श्रेणी, तो वो आपको समझ में आ गई होगी। एक ही फंक्शनल ग्रुप के आपके क्या होंगे, कंपाउंड होंगे, जिनमें कि आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में या उनकी प्रॉपर्टीज़ में। गुण किस चीज़ में डिफरेंस आएगा, आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, जहाँ पर आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो आपके एक CH2 ग्रुप का है, और यानी 14 मास यूनिट का डिफरेंस इनमें देखने को मिलेगा। ओके, तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं। आगे बार बार एक वर्ड आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि जैसे आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, तो वहाँ पर क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन था, उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही थी और आपके यौगिक बन रहे थे। लेकिन कुछ समूह ऐसे होते हैं कि जो उन हाइड्रोकार्बन से जुड़ करके उनके गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो केमिकल, फिजिकल, कोई सी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें चेंज लाते हैं। उन्हीं को आपका क्या कहा जाता है, प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप्स कहा जाता है।
an atom or a group of atom present in a molecule which largely determines its chemical properties are called functional group। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में यानी कि अणु में एक ऐसा अणु या आप क्या कहेंगे एक ऐसे परमाणुओं का समूह जुड़ा हुआ होता है कि वो उस पूरे मॉलिक्यूल के ज़्यादातर केमिकल गुण आपकी प्रॉपर्टीज़ को यानी कि रासायनिक गुणों को इन्फ्लुएंस करता है, या आप क्या कहेंगे कि उनको बताता है, या उसकी ही वजह से, उस परमाणु की वजह से या परमाणुओं के उस समूह की वजह से। समझ रहे हैं, एक अणु है, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि कोई और एक ऐसा अणु या फिर आपका एक ऐसा परमाणुओं का समूह जुड़ गया है कि इसकी वजह से इस पूरे जो मॉलिक्यूल है इसके ज़्यादातर रासायनिक गुण डिटरमाइन हो रहे हैं या इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, तो इस रेड वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा, फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा, यानी कि प्रकार्यात्मक समूह। किसी अणु में उपस्थित, इस अणु में उपस्थित जो ये ब्लू वाला सर्कल मैंने बनाया, ये कोई अणु होगा यानी हाइड्रोकार्बन हो सकता है सिंपली। ठीक है, इस हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, उपस्थित परमाणुओं या बंधों का वह विशिष्ट समूह। इस हाइड्रोकार्बन में ये विशिष्ट यानी कुछ अलग सा है। ठीक है, और इसके कारण क्या हो रहा है, उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण हो रहा है। इसके जो पूरे अपने रासायनिक गुण हैं उनका निर्धारण सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, प्रकार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। ओके, तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने कहा हमारे पास है CH3 और CH4। ठीक है, तो CH4 में मीथेन की कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है 4, लेकिन CH3 की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, हम यहाँ पर OH जोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो गया, अब ये मीथेनॉल हो गया, मिथाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यानी इस जो मीथेन था आपका, ठीक है, इसके अपनी प्रॉपर्टीज हैं। जब हमने इसे मीथेन से मिथाइल किया तब भी इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आया, लेकिन जैसे ही इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा, इस मीथेन के अपने गुण सारे क्या हो गए, इस पर निर्भर हो गए, अल्कोहल पर, तो ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल के लिए आपका आता है OH। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए आता है आपका CHO। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ओके, और आपका आता है कीटोन, और क्या आता है आपका ईथर आता है वो। तो इस तरह के आपके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आते हैं, NO2 आता है आपका, और NH2 आता है, अमाइन ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, इस तरह से एस्टर आता है। तो ये सारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और ये क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल से अगर जुड़ते हैं तो उस मॉलिक्यूल के सारे पहले के गुण ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, इन फंक्शनल ग्रुप्स पे निर्भर हो जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं आपके, वो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। ओके, इसके अलावा आपके डबल बॉन्ड्स आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स आते हैं, ये भी किस में आते हैं, आपके फंक्शनल ग्रुप्स में ही आप इनको पढ़ते हैं। और आपके हेलोजन्स आते हैं, या फिर जैसे बेंजीन रिंग कहीं पर जुड़ी हुई होती है, एरोमेटिक रिंग, अमाइड आते हैं आपके, वो सारे किस में आते हैं, फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। और उनके कारण क्या होता है, आपके मॉलिक्यूल का या आपके कंपाउंड का ज़्यादातर जो पार्ट होता है या ज़्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाती हैं। और आगे जब इन पर आपके पूरे चैप्टर आपको हायर क्लासेस में मिलते हैं। अल्कोहल का अपना चैप्टर, एल्डिहाइड का अपना चैप्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग चैप्टर, इस तरह से पूरा उसमें हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसका स्ट्रक्चर, उसका नॉमेनक्लेचर सब कुछ पढ़ते हैं। तो इतना डीप अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया। एक ऐसा ग्रुप,
एक ऐसा ग्रुप जो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा तो उस मॉलिक्यूल या किसी मॉलिक्यूल में अगर ये पाया जाएगा तो ज़्यादातर गुणों का निर्धारण यही ग्रुप करेगा। यही ग्रुप मतलब ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ओके, तो इन्हीं को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने किसकी बात की? आज हमने फंक्शनल ग्रुप समझा, होमोलोगस सीरीज समझी और आइसोमर समझे, ठीक है। तो इतना आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको रिवाइज करना है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।